हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न आप लोगों के सामने लेकर आए हैं, ठीक है, जो कि पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा कि पुरुषों में जो वृषण होते हैं, ठीक है, यानी जो जो मेल में जो टेस्टीज होते हैं वो उदर गुहा के बाहर क्यों पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए, यदि हम ओवरऑल बात करें पुरुषों में, तो यदि मेल में बात करें तो जो वृषण या टेस्टीज है वो क्या होती है, उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। ठीक है, तो ये उदर गुहा के बाहर क्यों स्थित होते हैं, यानी इसका क्या रीजन है, ये हमको बताना है। ठीक है, तो आइए सीधे इसका आंसर देखते हैं। देखिए, इसका राइट आंसर क्या है कि पुरुषों में जो एक जोड़ी वृषण होते हैं, ठीक है, देखिए हमको मालूम है पुरुषों में एक जोड़ी यानी कि दो वृषण पाए जाते हैं। ठीक है, और दोनों के दोनों जो वृषण है वो कहाँ स्थित होते हैं, वो उदर गुहा के बाहर पाए जाते हैं। ठीक है, उदर गुहा के कहाँ पाए जाते हैं, वो बाहर पाए जाते हैं, जो कि वृषण कोष के अंदर बंद रहते हैं। ठीक है, कहाँ बंद रहते हैं, टेस्टिस सैक के अंदर ये क्या होते हैं, बंद रहते हैं। और बेसिकली इसका जो टेम्परेचर है उस वो शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस जो है कम होता है। ठीक है, जो कि शुक्राणुओं के निर्माण के लिए आवश्यक होता है, अन्यथा स्पर्मेटोजेनेसिस द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण नहीं हो सकता। ठीक है, यानी जो पुरुषों में एक जोड़ी टेस्टीज या वृषण होते हैं वो उदर गुहा में पाए जाते हैं, उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। ठीक है, और ये जो वृषण है वो कहाँ स्थित, वो किस में लगे होते हैं, वो वृषण कोष के अंदर क्या होते हैं, वृषण कोष में लगे रहते हैं। ठीक है, वृषण कोष में बंद रहते हैं। और इसका जो तापमान होता है वो शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होता है, कम होता है। और ये 2 से 3 डिग्री जो सेल्सियस तापमान है ये कम होता है, जिससे क्या होता है कि शुक्राणुओं का जो निर्माण है वो अच्छे तरीके से हो पाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, और यदि 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान यदि कम ना मिले शुक्राणुओं को परिपक्वन के लिए तो इनका अच्छे से परिपक्वन नहीं हो पाएगा। ठीक है, और स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण भी नहीं हो पाएगा। तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि जो हमारा शुक्र जनन क्रिया होती है जिसके द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है, तो उसके लिए 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान की कम तापमान की आवश्यकता पड़ती है बॉडी की टेम्परेचर के अपेक्षा। ठीक है, तो जो पुरुषों के वृषण होते हैं वो वृषण उदर गुहा के बाहर स्थित इसीलिए होते हैं क्योंकि उनको शरीर के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री कम तापमान की आवश्यकता पड़ती है, जो कि उनको शुक्राणुओं के परिपक्वन के लिए जो है व्यवस्थित या स्थायी बनाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि लीडिंग कोशिकाएं नष्ट हो जाए तो नर के लैंगिक लक्षणों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, जो वृषण में क्या होता है इसका आंसर देखिए क्या है। देखिए, वृषण में क्या होता है, लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती है। तो जो वृषण में लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती है, अब यदि लीडिंग कोशिकाएं नष्ट हो जाती है तो मेल के लैंगिक लक्षणों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए जो मानव है उसमें जो लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती है टेस्टिज में, तो मानव नर के वृषणों में लीडिंग कोशिकाएं उपस्थित होती है। ठीक है, जो लिंग संबंधित हार्मोन्स स्रावित करती है, और यह क्या करती है, हार्मोन्स का स्त्रवण करती है। इन्हीं कोशिकाओं के प्रभाव से ही बालकों में यौन प्रारंभ होते हैं, और यही कोशिकाएं जब एक्टिव होती है जिससे क्या होता है कि मेल में क्या होता है, बालकों में जो है यौन प्रारंभ होता है, यानी यौवनावस्था की स्टार्टिंग होती है। जैसे ही हार्मोन्स रिलीज होने स्टार्ट होते हैं टेस्टिज में, वैसे ही यौवनावस्था की क्या होती है, स्टार्टिंग होती है। और लीडिंग कोशिकाएं जो है वो बेसिकली टेस्टोस्टेरॉन एवं एंडोस्टेरॉन हार्मोन्स का स्रावन करती है। ठीक है, तो जो लीडिंग सेल है वो 2 प्रकार के हार्मोन्स को रिलीज करती है, एक है हमारा टेस्टोस्टेरॉन और एक है हमारा एंडोस्टेरॉन। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के हार्मोन्स का रिलीज करती है, यानी टेस्टोस्टेरॉन और एंडोस्टेरॉन का रिलीज करती है। यदि इन कोशिकाओं को निकाल दिया जाए तो लैंगिक लक्षणों का विकास रुक जाएगा। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि यदि जो सर्टोली कोशिकाएं हैं या लीडिंग सेल होती है इसमें, तो लीडिंग कोशिकाओं को यदि हम निकाल देते हैं तो इससे क्या होगा कि जो भी लैंगिक लक्षण है उनका डेवलप नहीं हो पाएगा, यानी उनका डेवलप क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो यदि वृषणों से लीडिंग कोशिकाओं को निकाल दिया जाता है तो इससे टेस्टोस्टेरॉन और एंडोस्टेरॉन हार्मोन्स का स्त्रवण नहीं होगा, और इससे जो भी लैंगिक लक्षण है तो लैंगिक लक्षणों का विकास भी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, निषेचन का महत्व बताना। ठीक है, जो फर्टिलाइजेशन है तो उसके जो भी महत्व है वो हमको यहाँ पे बताना है। ठीक है, देखिए निषेचन के महत्व की यदि बात करें तो बेसिकली शुक्राणु के प्रवेश से ही अंडाणु सक्रिय होते हैं। ठीक है, देखिए पहला महत्व तो यही है कि जो शुक्राणु होते हैं या स्पर्म जो होते हैं, तो शुक्राणुओं के प्रवेश करने से ही जो अंडाणु होते हैं या ओवम होते हैं वो क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं। तो जब निषेचन होगा तभी तो शुक्राणु जो है कहाँ प्रवेश करेंगे, मादा के
मादा के अंदर प्रवेश करेंगे, ठीक है, यानी मादा के जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसके अंदर प्रवेश करेंगे, ठीक है, यानी मादा की जो अंडवाहिनियां बेसिकली वहां जाएंगी। तो अंडवाहिनियों में जब ये पहुंचेंगी, जिससे क्या होगा, जो अंडाणु होते हैं वो क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं। इसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट क्या है कि निषेचन द्वारा गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित हो जाती है, ठीक है, यानी आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो क्रोमोसोम है इसकी संख्या भी क्या हो जाती है, डिप्लॉइड हो जाती है, यानी दो गैमीट मिल करके आपस में एक द्विगुणित जाइगोट यानी कि युग्मनज का निर्माण कर देते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि एक द्विगुणित जो है वो संख्या स्थापित हो जाती है। इसके बाद तीसरा महत्व क्या है, विभिन्न जीव जंतुओं में विभिन्नताएं निषेचन द्वारा होती है, ठीक है, और निषेचन द्वारा क्या होती है, जीवों में वेरिएशंस या विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। अगला पॉइंट क्या है कि अंडाणुओं में सेंट्रियोल नहीं पाया जाता, ठीक है, तो अंडाणुओं में जब सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है जिसे शुक्राणु से प्राप्त करता है और बार बार विभाजित होता है, और क्या होता है, यह बार बार विभाजित होता रहता है और बेसिकली शुक्राणुओं से इसे प्राप्त करता है, ठीक है। अंडाणुओं में जो सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है, अब निषेचन के बाद जब शुक्राणु कहाँ जाता है, अंडाणु से मिलता है, तो अंडाणु से जब मिलता है तो अंडाणु क्या करते हैं, शुक्राणुओं से इसको प्राप्त करते हैं, ठीक है, और उसमें क्या होता है, बार बार विभाजन होता है। तो एक महत्व ये भी है। अगला महत्व क्या है कि जो अंडाणु होते हैं तो अंडाणु का द्वितीय परिपक्वन विभाजन जो होता है वो शुक्राणु के प्रवेश करने के बाद होता है, ठीक है, यानी जो सेकेंडरी डेवलप्ड होता है, जो अंडाणुओं का द्वितीयक परिपक्वन होता है वो जब शुक्राणु या स्पर्म जो प्रवेश कर जाता है, ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद यदि जब शुक्राणु प्रवेश कर जाता है अंडाणु के पास, तो वो क्या करता है, वहां पे द्वितीयक परिपक्वन स्टार्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंस है किसके, निषेचन के, तो उसको हमने आपको बता दिया। इसके बाद देखिए हमारा यहाँ पे मोस्ट और इम्पोर्टेंट डिफरेंस है शुक्राणु जनन तथा अंडाणु जनन के मध्य अंतर, ठीक है, यानी जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है और ऊजेनेसिस, तो इन दोनों के मध्य डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमारा जो एक साइड क्या है, शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस, और दूसरी साइड है हमारा अंडाणु जनन या इसको हम अंड जनन भी कहते हैं, ठीक है, और इसको इंग्लिश के अंदर हम ऊजेनेसिस कहते हैं। तो देखिए जो शुक्राणु जनन है या शुक्र जनन होता है, बेसिकली यह वृषण में होने वाली यह क्रिया होती है जिसके द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है, यानी ये ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा जो है वृषण से क्या होता है, शुक्राणुओं का या स्पर्म का निर्माण होता है। तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। इसके विपरीत देखिए जो अंडाणु जनन या अंड जनन है, बेसिकली अंडाशय में होने वाली यह क्रिया होती है जिसके द्वारा क्या होता है कि अंडाणुओं का निर्माण होता है, यानी ओवम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए जो दूसरा डिफरेंस होता है मेनली वो क्या होता है कि इसमें एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से 4 शुक्राणु बनते हैं, ठीक है, यानी जो शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस होता है इसमें बेसिकली जो स्पर्मेटोसाइड है इसमें से 4 शुक्राणु बनते हैं, ठीक है, यानी इसमें क्या बनता है, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइड बनते हैं, और प्राथमिक स्पर्मेटोसाइड से लास्ट में जाकर के 4 जो हैं चल शुक्राणु बनते हैं, ठीक है, यानी मोटाइल शुक्राणु बनते हैं। तो इस प्रकार से इसमें प्राथमिक स्पर्मेटोसाइड से 4 शुक्राणु बनते हैं। वहीं यदि हम बात करें अंडाणु जनन की, तो इसमें एक प्राथमिक oocyte से एक अंडाणु बनता है, और इसमें क्या बनते हैं, इसमें तो क्या बनते हैं, स्पर्मेटोसाइड बनते हैं, और स्पर्मेटोसाइड के विपरीत इसमें क्या बनते हैं, अंडाणु जनन में क्या बनते हैं, प्राथमिक oocyte बनते हैं। तो प्राथमिक oocyte में से एक अंडाणु बनता है, ठीक है, तो यानी एक प्राथमिक oocyte से इसमें एक ही अंडाणु बनता है। और यदि स्पर्मेटोसाइड की बात करें तो शुक्राणु जनन में क्या होता है कि एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइड से 4 शुक्राणु या 4 स्पर्म का निर्माण होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए जो शुक्राणु जनन है बेसिकली या स्पर्मेटोजेनेसिस, इसमें ध्रुवीय काय जो होते हैं, यानी जो पोलर बॉडीज होती है या पोलर बॉडीज नहीं बनती है, ठीक है, यानी यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस में किसी भी प्रकार के जो पोलर बॉडी हैं या ध्रुवीय काय हैं इनका निर्माण नहीं होता, ठीक है। तो ध्रुवीय काय पोलर बॉडी का निर्माण किसी भी तरह से नहीं होता है शुक्राणु जनन में या स्पर्मेटोजेनेसिस में। देखिए इसमें क्या होता है कि जो अंडाणु जनन या ऊजेनेसिस की क्रिया होती है इसमें पोलर बॉडी बनते हैं, ठीक है, यानी ध्रुवीय काय का इसमें निर्माण होता है। और ध्रुवीय काय भी कैसे बनते हैं, 3 ध्रुवीय काय बनते हैं, ठीक है, यानी 3 पोलर बॉडीज का निर्माण होता है। तो हम कह सकते हैं कि एक प्राथमिक oocyte से इसमें क्या हो जाता है, 3 पोलर बॉडीज का निर्माण हो जाता है। इसके बाद देखिए जो हमारा अंडाणु जनन होता है, बेसिकली शुक्राणु जनन जो है हमारा, तो इसमें अपेक्षाकृत बहुत कम समय लगता है, ठीक है। तो शुक्राणु जनन में अपेक्षाकृत क्या लगता है, समय बहुत कम लगता है, यानी यह क्रिया जल्दी संपन्न हो जाती है।
और उसके विपरीत जो अंडाणु जनन होता है इसमें अपेक्षाकृत ज्यादा समय लगता है, यानी शुक्राणु जनन की अपेक्षा अंडाणु जनन में परिपक्वन होने में क्या होता है, समय क्या है, ज्यादा लगता है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे उम्मीद करता हूं कि आपको चारों के चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वो आपके समझ में आ गए होंगे। और पेपर में दोस्तों ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन में, तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कीजिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।